अभी ओईटी ने जो अपना एग्जाम का जो लेवल है बहुत ज़्यादा टफ कर दिया है। अगर आप फर्स्ट डेट बुक करते हैं तो वो हार्ड आती है, सेकंड डेट इजी आती है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से सवाल करते हैं कि सर हमने जब अपनी ओईटी की प्रिपरेशन करी तो काफ़ी अच्छी तरीके से हमने करी, हमने अपना पूरा जितना हार्ड वर्क था अच्छी तरीके से हार्ड वर्क किया है, सारा मटेरियल्स जो भी हमें मिलता है हम सारा मटेरियल सॉल्व करते हैं, और जब हम कोचिंग में होते हैं, क्लास में होते हैं, और जब हम लोग अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस वक्त हमारे जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं, 30 से ऊपर मार्क्स हमारे आते हैं आउट ऑफ 42। सारी चीज़ें सही चल रही होती हैं, पर जैसे ही हम लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो हमारे जो एग्जाम में स्कोर आता है वो बहुत ख़राब आता है, हम लोग पास नहीं हो पाते हैं, हम वहाँ जाके फेल हो जाते हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका इंग्लिश का जो लेवल होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, उनको लगता है कि अगर वो जाके ओईटी एग्जाम देंगे तो आराम से पास हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। ओईटी एग्जाम मैं मानता हूँ इंग्लिश का एग्जाम है, पर इसके अंदर आपकी डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी जो पढ़ाई है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इसमें टिप्स भी होती हैं, इसमें ट्रिक्स भी होती हैं। खाली ये इंग्लिश का ही नहीं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, है कि नहीं? तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब आपकी इंग्लिश अच्छी होती है, अगर आप क्लास में दो कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट जिसकी इंग्लिश है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एक जो कैंडिडेट है उसकी इंग्लिश है काफ़ी ज़्यादा खराब है। आप सरप्राइज होते हैं कि जब आपकी इंग्लिश अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी है, पर आपका जो एग्जाम है वो आप क्लियर नहीं कर पाते हैं। वहीं आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जिसकी इंग्लिश इतनी सही नहीं है, ग्रामर इतना सही नहीं है, प्रोनाउंसिएशन इतना सही नहीं है, फ्लुएंसी इतनी सही नहीं है, पर जब रिजल्ट आता है तो वो बच्चा पास हो जाता है जिनकी सारी चीज़ें खराब हैं। पर जिस बच्चे की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है, मानो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप जाके अपना एग्जाम देते हैं तो आपका एग्जाम है वो वहाँ पे क्लियर नहीं होता है। ये चीज़ें रियलिटी हैं, चाहे इसको आप एक्सेप्ट करें या ना करें, पर मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चे जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है वो 4-4, 5-5 बार अपना अटैम्प्ट देते हैं, फिर भी जो उनका एग्जाम है वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी इंग्लिश है वो काफ़ी सही नहीं होती है, पर फिर भी वो अपना जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम लोग मेनली 5 फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वो 5 फैक्टर डिसाइड करते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो क्लियर होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, पर लोग ओईटी को रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग समझ के अपना एग्जाम देने के लिए जाते हैं, पर ये 5 फैक्टर्स को लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आप इन फैक्टर्स के ऊपर काम करते हो तो डेफिनेटली जो आपका ओईटी का एग्जाम है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग फैक्टर की बात करते हैं तो वो आता है इनफ रेस्ट। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि रीडिंग की प्रिपरेशन करने लगते हैं, दिन में 2-2, 3-3 मॉड्यूल करने लगते हैं। रीडिंग, एक रीडिंग कर ली, 2 रीडिंग कर ली, 3 रीडिंग कर ली, तो क्या होता है कि जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे आपका टाइम आप स्पेंड करते हैं रीडिंग के साथ, तो आप फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। एक लिमिट होती है पढ़ने की भी, है कि नहीं? आप अपनी बॉडी को इनफ रेस्ट नहीं दे रहे हैं, अपनी ब्रेन को इनफ रेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा जैसे ही आपका एग्जाम आने लगता है तो उस वक्त आप जो अपनी प्रैक्टिस है उसके ऊपर ध्यान दें, मैं मानता हूँ, बट यू हैव टू गेट इनफ स्लीप। ऐसा नहीं है कि खाली आप एक रात पहले सोएंगे, आपको कम से कम एक हफ्ते पहले सही तरीके से सोना है। आपके पास पूरा दिन है, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप दिन में प्रिपरेशन करें, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव इनफ स्लीप। तो आप आपकी रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग में कहूँगा कि आप हर एक मॉड्यूल का एक एक सब टेस्ट आप करें एक दिन के अंदर, और एटलीस्ट ये 7 दिन तक रिपीट करें अपने एग्जाम से पहले, और इनफ रेस्ट लें। जो हमारा दूसरा फैक्टर आता है, काफ़ी मेन फैक्टर आता है, क्योंकि इसको लेके मैं भी काफ़ी चिंतित हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है इस चीज़ के बारे में कि मैं भी क्लासेस चलाता हूँ। तो काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से सवाल किया है, मेरे स्टूडेंट्स ने भी मेरे से सवाल किया है। इसके अंदर जो ये फैक्टर है वो है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का सीन ये आता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं जिन लोगों ने अपना एग्जाम दिया है, मतलब आप अगर मानो आपके फ्रेंड ने एग्जाम दिया और उसने आपको आके बोला कि मेरा एग्जाम बहुत ज़्यादा हार्ड था, अभी ओईटी ने जो अपना एग्जाम का जो लेवल है बहुत ज़्यादा टफ कर दिया है। अगर आप फर्स्ट डेट बुक करते हैं तो वो हार्ड आती है, सेकंड डेट इजी आती है। अगर आप साउथ में जाके एग्जाम देते हैं तो वो इजी आएगा, अगर आप नॉर्थ में एग्जाम देंगे तो वो हार्ड आएगा, अगर आप गुड़गांव में एग्जाम देते हैं तो वो हार्ड आएगा, बिहार में जाके एग्जाम देते हैं तो वो ईजी आएगा। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, ये आपके, ये जो जितनी भी चीज़ें आती हैं, जितनी भी आप सबके सामने चीज़ें आ रही हैं कि यहाँ पे हार्ड आता है, यहाँ पे इजी आता है, फर्स्ट हार्ड आता है, सेकंड इजी आता है, ये सारी आपको बता कौन रहा है? ये आपके फ्रेंड्स ही आपको बता रहे हैं। मानो मैं अपना एग्जाम देने के लिए जाता हूँ और मेरा जो प्रिपरेशन है, मेरी जो प्रिपरेशन वो एकदम सही नहीं है, मैंने अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किया है, और ना मैंने रीडिंग की प्रिपरेशन करी, ना लिसनिंग की, ना स्पीकिंग की और ना राइटिंग की। और जैसे ही मैं अपना एग्जाम देने के लिए जाता हूँ, मानो मैं गुड़गांव में अपना एग्जाम देने के लिए गया, मैंने अपना एग्जाम दिया, तो मुझे डेफिनेटली वो एग्जाम हार्ड लगेगा, क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं करी है। और जब मेरा फ्रेंड मेरे से पूछेगा कि एग्जाम कैसा था, हार्ड आया था कि ईजी आया था, तो मैं जाके बोलूँगा एग्जाम हार्ड आया था। पर मेरे फ्रेंड को ये नहीं पता कि मेरी प्रैक्टिस कितनी थी, मैंने कितनी प्रैक्टिस करी इस एग्जाम को देने के लिए, क्योंकि वो एग्जाम मेरे लिए हार्ड था। पर वहीं अगर मेरा दोस्त अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करता है, अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करता है, तो वही एग्जाम उसके लिए ईजी होगा। तो जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो हम लोग लो लेके जाते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि हमारा पीयर प्रेशर होता है, दोस्त हमको बता देते हैं कि हमारा जो एग्जाम है वो हार्ड आया था,
तो तुम्हें भी ये हार्ड लगेगा। अभी लोगों ने ऐसा बोलना स्टार्ट कर दिया है कि ओईटी का जो लेवल है वो हार्ड हो गया है, जैसे हम लोग पहले एग्जाम देते थे वैसा एग्जाम नहीं रहा है। तो आपने क्या अपने दोस्त से पूछा कि उसकी प्रिपरेशन कैसी थी? आपने अपने दोस्त से पूछा कि उसने कितना हार्ड वर्क किया था एग्जाम देने से पहले? तो जो भी लोग आपको ये बताते हैं, और मैं ये कहूँगा कि काफ़ी सारे लोग ये चीज़ बोलते हैं कि सर हमारा जो पहला एग्जाम आता है वो हार्ड आता है, सेकंड इजी आता है। अगर आपको ऐसा लगता है सेकंड इजी आता है, तो मैं सभी लोगों को ये बोलूँगा कि आपको सेकंड एग्जाम जाके देना चाहिए, फर्स्ट नहीं देना चाहिए। उसके रीज़न ये है कि अगर आप फर्स्ट एग्जाम देंगे, बाई चांस अगर आपका एग्जाम हार्ड आ गया, तो आपके दिमाग में एक बात बैठी हुई है, एक मेंटेलिटी आप सेट करके गए हैं कि ये वाला एग्जाम हार्ड आएगा और आपका एग्जाम वहाँ खराब हो जाएगा। जिस एग्जाम को लेके आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपको लगता है कि आप सेकंड एग्जाम को लेके कॉन्फिडेंट है, तो आप जाके अपना सेकंड एग्जाम दें। पर बात यह है कि दोनों एग्जाम सेम ही आते हैं, है ना। पर जहां आप कॉन्फिडेंट हैं वहां जाके अपना एग्जाम दें। प्लीज आप लो कॉन्फिडेंस लेके ना जाएं, है ना। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था, जो हमारा था पीयर प्रेशर। थर्ड पॉइंट आता है टेक मॉक टेस्ट टू काम योर नर्व्स, है ना। ऐसा होता है कि जब हम जैसे अपना एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो हमारी टेंशन काफ़ी ज़्यादा होती है, हम लोग लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आपने चीज़ नोटिस भी करी होगी, जैसे हमारा एग्जाम पास में आता है तो हमारा जो स्कोर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे हम प्रैक्टिस टेस्ट में हम अब अबव 30 स्कोर करते हैं, पर जैसे जैसे एग्जाम हमारा पास में आने लगता है तो हमारे 30 से नीचे मार्क्स आने लगते हैं। ये नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल है, आप इन चीज़ों की टेंशन बिल्कुल भी ना लें। तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपने मॉक टेस्ट हैं वो रिपीट करें। किसी एग्जाम ग्रुप में आप जाके ज्वाइन हो जाएं, जहाँ पे आपके मॉक टेस्ट हो, डेली आपकी स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, रीडिंग हो, लिसनिंग हो। रीडिंग लिसनिंग आप खुद से भी कर सकते हैं ना। तो ये मॉक टेस्ट हैं, जितने आप ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा, ताकि आप फेस कर सकें अपने एग्जाम को, है कि नहीं। उसके बाद हमारा जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है बिलीव योर टीचर्स और बिलीव योर सेल्फ स्टडी। जिस बच्चे ने अपनी सेल्फ स्टडी करी है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप ये सोच के चले कि जो मैंने पढ़ा है, जो जिस तरीके से मैंने प्रिपरेशन करी है, वो अपना बेस्ट किया है मैंने। अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, किसी टीचर के साथ अगर आप पढ़ते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखें कि जिस तरीके से टीचर ने मुझे पढ़ाया है, जो जो मटेरियल मुझे मिला है वो मुझे बेस्ट मिला है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। सेम यही ऐसा ही एग्जाम आता है यहाँ पे, है कि नहीं। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी आ जाए। आप सभी को पता है रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग क्या है। अगर हमें बेसिक पता है तो हमारा ओईटी एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। तो आप इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन ना लें। सो बिलीव योर टीचर्स और बिलीव योर सेल्फ स्टडी। जो आपने सही तरीके से अपनी प्रिपरेशन करी है तो आप माने वो आपने बेस्ट करी है ना। तो इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है काफ़ी ज़्यादा रहेगा। बिलीव योर टीचर्स। अगर आपने मान लिया कि मेरे जो टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है, अच्छी तरीके से पढ़ाया है और जो मेरी प्रिपरेशन है वो बेस्ट है, तो आपका जो एग्जाम है वो आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होगा। ओईटी के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम में नीचे हुआ, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को रीगेन कर सकें, और वहाँ पे आपका एग्जाम है वो खराब वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है वो आता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि लोग मिस कर देते हैं, वो है हमारा एंजॉय योर लर्निंग। तो जब आपने अपनी ओईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, जब आप अपनी ओईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस वक्त अपनी जो लर्निंग है, जो अपनी तैयारी है एग्जाम की, उसको आप इंजॉय करें। काफ़ी सारे लोग स्ट्रेस में लेके तैयारी करते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम 3 महीने में अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, जैसे 3 महीने होंगे हम अपना एग्जाम दे देंगे। और वहाँ क्या होता है, बच्चे उस चीज़ को एक टाइम बाउंडेशन में डाल के स्ट्रेस की तरह उस एग्जाम को लेने लग जाते हैं। तो वहाँ पे आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो अंडर स्ट्रेस है। अगर आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू एंजॉय योर लर्निंग। अगर आप अपनी लर्निंग को एंजॉय करते हैं तो आपका जो रास्ता है वो भी आसान होगा, और आपका जो एग्जाम है वो भी आराम से क्लियर होगा। ऐसा ना माने कि एक बच्चे ने, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर मैंने 1.5 महीने में अपना एग्जाम क्लियर किया है, तो कोई भी बच्चा ये चीज़ देख के ना करे कि इसने 1.5 महीने में एग्जाम क्लियर किया है तो मैं भी 1.5 महीने में अपना एग्जाम क्लियर कर लूँगा। नहीं, जहाँ पे मुझे 1.5 महीने लगा है, शायद आपको 3 महीने लग सकते हैं। जहाँ पे आपको 1.5 महीने लगा है, वहाँ मुझे 6 महीने लग सकते हैं। तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि उनको कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कितने टाइम की ज़रूरत है। तो जितना भी टाइम आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितनी भी टाइम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट एंजॉय योर लर्निंग। तो ये मेनली 5 फैक्टर्स हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, पर ये फैक्टर्स आपका रोल प्ले करते हैं अपना एग्जाम क्लियर करने में। अगर आपने इन 5 फैक्टर्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, और साथ में अपने जो 4 पिलर्स हैं अपनी ओईटी की, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, अगर इनके ऊपर काम किया है तो आपका एग्जाम है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। होपफुली आपको ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।